हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम देख रहे हैं, पार्ट 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा यानी सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। और इस महत्वपूर्ण पार्ट का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने हूं, वो है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। यानी सुरक्षा की कुछ धारणाएं भी हैं, उन धारणाओं की चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहली धारणा जिसको ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, इस पर बात करने जा रहे हैं। बहुत खास और महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर इससे पहले कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक हम डील करें, एक बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड यानी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड कहीं से पढ़ रहे हो या आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपकी सारी की सारी शिक्षा यहां पर बिल्कुल आपको निःशुल्क दी जा रही है हिंदी माध्यम में। जहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप बिल्कुल निःशुल्क रूप से अपनी तैयारी यहां पर कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण बात के साथ शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक और थोड़ा सा समझते हैं कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा क्या है। अब देखिए, इसलिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया है कि सुरक्षा की धारणा जो है वो क्या होती है। वो पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल भी होती है और वो अपारंपरिक यानी कि नॉन ट्रेडिशनल भी होती है। हालांकि इस सेशन में हमको ट्रेडिशनल पर बातचीत करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसकी देखनी है। अब जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल नॉन पारंपरिक और पारंपरिक का मतलब क्या है? पारंपरिक यानी जो बहुत समय से या जो एक लकीर का फकीर वाला मामला चलता हुआ आता है, उसको पारंपरिक या ट्रेडिशनल कहते हैं। यानी सुरक्षा से संबंधित और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत दिनों से चली आ रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है बाहरी सैन्य खतरा सबसे बड़ा खतरा है। यानी यहां पर जो एक तरह से कह सकते हैं कि आर्म्ड थ्रेट्स, ये क्या है? ये सबसे बड़ा खतरा मान के चला जाता है। इसके साथ साथ इसमें आतंकवाद, अलगाववाद, ये सारी चीजें भी चलते हैं। टेररिज्म एंड जिसको कह सकते हैं कि जो आंतरिक विद्रोह हैं, ये सारी चीजें, सेपरेटिज्म, ये सारी चीजें चलती हैं। मतलब क्या है? यहां पर कुल मिलाकर जो गोली, बंदूक, तोप, बारूद, इन सब चीजों से खतरा है, चाहे वो बाहर से कोई राज्य दूसरे राज्य को कर रहा हो या अंदर कोई विद्रोह चल रहा हो, ये सारी की सारी पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में आती हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो बिंदु रहता है वो राज्य का है, राज्य सुरक्षा। ठीक, यानी यहां पर क्या होता है? संपूर्ण मानव जाति की बात नहीं की जाती। एक देश के अंदर जो संस्थाएं और लोग हैं, एक राष्ट्र की जो दूसरे राष्ट्र से सुरक्षा की समस्या हो सकती है, वो सारी चीजें पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में आती हैं, जिसमें सबसे बड़ा खतरा बाहरी सैन्य खतरा होता है। यह पारंपरिक मामला चलता हुआ आता है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। अब जो अपारंपरिक है, यहां पर मानव सुरक्षा पर बल, पूरी मानव जाति का जो बल होता है। और यहां पर क्या होता है? संपूर्ण मानव अस्तित्व यानी कंप्लीट ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर एक खतरा बना रहता है, वो अपारंपरिक धारणा के अंदर देखी जाती है बात। अरे बस सुनिए, इसकी चर्चा तो हम डिटेल में करेंगे। जैसे इसमें मान लीजिए आपका पर्यावरण, ठीक है, अशिक्षा, ये सब खतरे हैं वहां। स्वास्थ्य, गरीबी, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स, ठीक, प्रवासी, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अपारंपरिक या नए ऐसी चीजें हैं जो सुरक्षा के लिए एक अवधारणा बनकर या थ्रेट बनकर उभरी हैं। इसकी चर्चा तो हम अलग सेशन में करेंगे, लेकिन आज के सेशन में हमें इस पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा को देखना है कि कौन कौन सी वो ट्रेडिशनल खतरे हैं जो सुरक्षा के लिए एक चैलेंज पैदा होकर उभरे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो सैन्य खतरा, आतंकवाद, अलगाववाद, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। अब इस पारंपरिक सुरक्षा से बचने या इसको डील करने के क्या क्या प्रयत्न भी हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसकी भी चर्चा आज के सेशन में हम करेंगे। ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आपको काम आने वाली है। अच्छा जी, ले लीजिए आप। चलिए डन, आगे देखते हैं। अब सुरक्षा राज्य की प्राथमिक दायित्व है, यह हमने देखा हुआ है, सबसे प्राइमरी कंसर्न है सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एक संघर्षपूर्ण अवस्था है। अब देखिए, ये पारंपरिक सुरक्षा की जो अवधारणा है उसमें ये मान के चला जाता है, इसमें ये परसेप्शन बनाकर चला जाता है कि हर समय एक सैन्य खतरा है और हमें उस सैन्य खतरा से बच के रहना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम अपने बॉर्डर पर सेना तैनात करते हैं, बीएसएफ तैनात करते हैं, हम नए हथियार खरीद रहे हैं, तो क्या रोज लड़ाई हो रही है क्या? लेकिन हम मान के चलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एक संघर्षपूर्ण व्यवस्था है, एक हमेशा स्ट्रेस बना हुआ है, जिसमें राज्य अपने पड़ोसी को खतरे में डालकर भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो अगर कोई देश है, वो भले उसका जो पड़ोसी है वो खतरा फेस करे, फिर भी वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, उसको भी खतरे में डाल के करना पड़े तो करके करेगा। ये पारंपरिक अवधारणा में है। इस दृष्टिकोण के अनुसार स्थायी शांति संभव नहीं है, ये मान के चला जाता है। ये माना जाता है कि जो परमानेंट पीस है ये संभव नहीं है, हमेशा शांति रहे, ये संभव नहीं है। अधिक से अधिक राज्य यह कर सकते हैं कि शक्ति संतुलन के माध्यम से किसी भी राज्य के आधिपत्य को रोक सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट बात है, जिसको क्या बोलते हैं? पावर बैलेंस। बैलेंस ऑफ पावर, जिसको बोलते हैं शक्ति संतुलन। अब इसका क्या उदाहरण मैं आपको सबसे बढ़िया बताता हूं। इसमें कहा जाता है शक्ति संतुलन, संतुलन। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखेंगे अगर, तो मैंने पहले भी चर्चा की थी कि 1945 से 1991 के आसपास तक शीत युद्ध चला था। और ये जो शीत युद्ध था ये चला किसके किसके बीच में? यूएसए यानी अमेरिका और सोवियत संघ यानी यूएसएसआर। ठीक, अब ये जो शीत युद्ध चला था, इन दोनों ने जो शीत युद्ध का मतलब क्या था? एक लड़ाई का जैसा माहौल था, एक तनावपूर्ण माहौल था, पर एक्चुअल वार हुआ नहीं, असलियत में युद्ध हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था? ये शक्ति संतुलन था। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या था? एक तरह का क्या था? शक्ति संतुलन था। शक्ति संतुलन यानी दोनों ने बराबर के मामले में हथियार इकट्ठे कर रखे थे, दोनों ने अपने ग्रुप में लगभग बराबर के सदस्यों को जोड़ रखा था। तो ये जो महत्वपूर्ण बात दिखाई पड़ी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ी थी, और ये शक्ति संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण देखा गया था। तो यही कहा जा रहा है कि राज्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा शक्ति संतुलन के माध्यम से किसी भी क्या कर सकते हैं? राज्य के आधिपत्य को रोक सकते हैं, यानी उसको मनमानी करने से रोक सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में देखा जाता है। E.H. कार और हेंस मार्गेनथाउ ने का विचार है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवादी सिद्धांत विकसित किया। और यथार्थवादी विचारकों का मानव स्वभाव के बारे में मत निराशावादी है। क्या निराशावादी है? उनका यह मानना है कि भाई देखिए, मान के चलिए कि युद्ध होगा, संघर्ष होगा, शांति वाली स्थिति इतनी आसान नहीं है क्रिएट करना। हमेशा एक स्थिति बनी रहेगी, जब युद्ध जैसा माहौल बना रहेगा तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए। उनके मत में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति दर्शाती है, जिसमें राज्य का अस्तित्व हमेशा संकटाग्रस्त है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति क्यों दर्शाती है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। जैसे मान लीजिए किसी देश में सरकार है, तो अगर सरकार है तो उस देश में एनार्की नहीं आएगी, अराजकता नहीं आएगी, क्योंकि उसको रोकने के लिए सरकार है। लेकिन क्या हमारे पास कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है? क्या हमारे पास कोई वैश्विक सरकार है? कोई वैश्विक मंत्रिमंडल है? कोई वैश्विक मिनिस्ट्री है जो सब चीजों को रोक सके? नहीं है। जब नहीं है तो अराजकता होगी। पाकिस्तान को जो मन करेगा वो करेगा, चाइना को जो मन करेगा वो करेगा, अमेरिका को जो मन करेगा वो करेगा, बिकॉज देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, देयर इज नो एनी लॉ विच इज बाइंडिंग ऑन ऑल द गवर्नमेंट। आ रही बात समझ में? कोई समझौते से वो मान जाए वो अलग बात है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो सबको कंट्रोल करे, तो अराजकता है। तो इनका ये मानना है कि देखो भाई, यथार्थ में जियो, दुनिया में जो है एक अराजकता की स्थिति है और राज्य का अस्तित्व हमेशा खतरे में है। कौन सा राज्य किस पर बम चला दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये पारंपरिक धारणा में मान के चला जाता है। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा जोखिम या रिस्क में रहती है। यही नहीं, राज्य में विद्यमान सभी समूहों को की जोखिम भी रक्षा से राज्य का दायित्व है। यह भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये भी कहा कि ये भी मान लो कि राज्य के अंदर भी जो खतरे विद्यमान हैं वो उससे भी हमेशा रिस्क है। वो खतरे किस तरह के हो सकते हैं? वो खतरे हो सकते हैं, मान लीजिए आपका अलगाववाद, जैसे पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान कहता है कि हमको अलग राज्य चाहिए।
देश चाहिए, भारत में खालिस्तानी मूवमेंट हो गया, अमेरिका में सिविल वॉर मूवमेंट्स हो जाते हैं। तो जो आपके देश के अंदर खतरे हैं सामाजिक सौहार्द के या अलगाववाद के, आतंकवाद के, इन खतरों से भी हमें बच के रहना चाहिए। नौ यथार्थवाद, केनेथ वॉल्ट्ज और जॉन मर्सिमर द्वारा सिद्धांत को नौ यथार्थवाद कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सुरक्षा अथवा असुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना का परिणाम है। अब नौ यथार्थवाद में जो है ये इंटरनेशनल जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या संरचना है उसको लेकर माना जाता है। उनका यह मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संरचना बनी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बनी हुई है, वो बहुत ज्यादा तय करेगी कि सुरक्षा किस आधार पर हो सकती है या सुरक्षा का क्या दृष्टिकोण हो सकता है। ये नौ यथार्थवाद मान के चलते हैं। इस दृष्टिकोण का मंतव्य है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उतना ही हिंसक होगा जितना भूतकाल में रही है। तो इनका भी मानना है कि भविष्य में आप उतना ही खतरा है जितना आज है, इसलिए उसकी तैयारी रहनी चाहिए। मुर्सिमर शीत युद्ध को शांति और स्थिरता का युग मानता है जो द्विध्रुवी शक्ति रचना का परिणाम थी। अब एग्जाम्पल देता है, एग्जाम्पल ये करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जैसी होगी वैसा परिणाम होगा। तो जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया में दो बाइपोलैरिटी थी, जिसको क्या कहा गया, द्विध्रुवता। इसमें कौन से दो ध्रुव थे, अभी मैंने आपको बताया, अमेरिका और सोवियत संघ। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। तो उसने ये कहा कि ये पूरी दुनिया दो ध्रुव में बटी हुई थी, इसलिए शांति थी। यानी एग्जाम्पल दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जैसी रहेगी वैसा ही परिणाम होगा। अब मान लीजिए सोवियत संघ चला गया, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया, अमेरिका अकेला बच गया, तो अब इसने क्या किया, मनमानी करनी शुरू की। कई देशों में हस्तक्षेप किया, इराक में किया, अफगानिस्तान में किया, कई जगह पर किया। तो इनका यह मानना है कि यह स्थिरता इसलिए रही क्योंकि दो ध्रुवता थी। मुर्सिमर का मानना है कि यह जरूरी नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमेशा युद्ध ही हो, लेकिन प्रतिद्वंदिता हमेशा विद्यमान रहती है जो कभी भी युद्ध का रूप ले सकती है। बेस्ट एग्जांपल इंडिया एंड चाइना। हमेशा इंडिया और चाइना में 62 के बाद एक सिंगल बुलेट फायर नहीं हुआ है, तकरार हुए हैं, लेकिन युद्ध कभी भी हो सकता है, इसकी खतरा तो हमेशा है। तो मुर्सिमर ये मान के चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संरचनाएं हैं वो हमेशा युद्ध को जन्म दे सकती हैं। नौ यथार्थवादी विचारकों का मानना है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले एक ध्रुवी विश्व, यानी जो सिंगल पोलैरिटी हुई, यूनिपोलैरिटी जो हुई है, जिसमें केवल अमेरिका राजा रह गया है, एक नई संरचना में परिवर्तन हो सकता है जिसमें चीन, भारत और ब्राजील जैसे महत्वपूर्ण एक्टर्स होंगे। तो उसने कहा कि भाई आज जो अमेरिका में दिखाई पड़ता है कि केवल वही एक पोलर है, वही एक ध्रुव है, उसमें अब नए संरचना भी आ सकते हैं कि ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश आए और फिर एक नया जियोपॉलिटिकल इश्यूज बन सकता है, और इसका उदाहरण हम देखते भी हैं। अब ये जो नौ यथार्थवादी है उसी का कंसेप्ट है उदारवादी संस्थावाद। वो उदारवादी संस्थावाद को भी लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, खास करके यहाँ बात हमें करनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी अगर बात करें तो ये कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो एक तरह का विचार आदान प्रदान या मंच तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे युद्धों को और बहुत सारे तकरारों को रोकने में उतनी सफल नहीं हो पाई हैं। तो नौ यथार्थवादी दृष्टिकोण की एक विशेषता है कि इसके अनुसार युद्ध को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कोई विशेष योगदान नहीं रहा। ये उदारवादी संस्थावाद की बात करता है। उनको लगता है कि भाई देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे कोई भी हो, ये युद्धों को रोक नहीं पाता। अभी देखिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, क्या रोक पाया यूएनओ? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए, क्या यूएनओ रोक पा रहा है? तो इसका मानना है कि ये जो संस्थावाद है ना, ये बहुत उदार है, ये इतना एबल नहीं है कि इस तरह की चीजों को रोक पाए। ठीक है, संस्थाएं राज्यों के हितों का मूर्त रूप होती हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक बात है, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आप देख रहे हैं ये राष्ट्रों द्वारा ही तो निहित होती है। भाई यूएनओ का अपना फंड थोड़ी है, यूएनओ का अपना कोई सरकार थोड़ी है, वो देशों के हिसाब से चलता है, उन्हीं के हितों की बात करता है। ये हित और नियंत्रण की सीमा ही निर्धारित करती है कि राज्य को ये सहयोग करना है या प्रतिद्वंदिता। बिल्कुल ठीक बात है। कौन सा राज्य कितना हितकारी है यूएनओ के लिए और कौन से राज्य या देश का यूएनओ पर कितना नियंत्रण है, उससे डिसाइड होता है कि भैया किसी देश के साथ ठीक व्यवहार करना है कि उसके साथ प्रतिद्वंदिता रखनी है। राज्य कोई भी निर्णय इस आधार पर नहीं लेते कि वे किसी संगठन विशेष के सदस्य हैं। बिल्कुल ठीक बात है। या अच्छा, इस लाइन का एक और अर्थ ये भी है कि भाई किसी भी देश का जो हित है या जो नियंत्रण है वो उसी से डिसाइड करेगा कि हमें किसी देश के साथ दोस्ती रखनी है कि दुश्मनी रखनी है। वो इससे डिसाइड नहीं करेगा कि वो यूएनओ का सदस्य है कि कहाँ है। हाँ, भारत जैसे कुछ महान देश भी हैं, लेकिन अब भारत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करेगा, इसके लिए वो यूएनओ से पूछने नहीं जाएगा। यूएनओ तो कहता है भैया शांति बना रखिए, लड़िएगा मत।
लेकिन अब तुम उरी में मारोगे, पठानकोट में मारोगे तो हम तेल थोड़ी बेचेंगे। और प्रधानमंत्री ने तो कहा ना कि हमारे ये दिवाली के लिए हथियार नहीं है। तो उदाहरण बता रहा हूं, रूस को क्रीमिया मार रहा था, घुस के मारा, तो वो इसलिए अब रूस ये सोचे कि भैया मैं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हूं, मैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हूं, मैं यूएनओ का मेंबर हूं, ये सब देखकर कोई निर्णय नहीं लेता। इसीलिए ये माना गया है, नव यथार्थवादियों ने माना है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये भी युद्धों को रोक नहीं पाती हैं, और परंपरावादी सिद्धांत में इसको मान के चला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से युद्ध को पूर्णतया समाप्त तो नहीं कर सकती, परंतु वे राष्ट्रों के मध्य सहयोग बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये ठीक बात है, इसीलिए यूएनओ जिंदा भी है। देखिए 1920 के आसपास लीग ऑफ नेशन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन यूएनओ 1945 से 2022 तक इसलिए जिंदा है क्योंकि सभी देशों को लगता है कि ठीक है, युद्ध नहीं भी रोक पा रहा है तो भी क्या कर रहा है, कम से कम सबको बातचीत का एक मंच तो दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म तो दे रहा है जहां फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, वरना केवल हिंसा होती है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, वो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी काम करता है तो उसका इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर परंपरावादी दृष्टिकोण में माना जाता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यस इट इज करेक्ट दैट दे आर नॉट एबल टू स्टॉप द वॉर्स, बट दे आर गिविंग अस द प्लेटफॉर्म वेयर अ कोऑपरेशन कैन बी इंडेवर्ड या कोऑपरेशन कैन बी डेवलप्ड। तो ये बात मानकर चली जाती है। अब पारंपरिक धारणा के बारे में अगर कुछ पॉइंट्स को देखें तो ये सुरक्षा नीति का, ये पारंपरिक धारणा में जो सुरक्षा नीति का संबंध है ये युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे अपरोध कहते हैं। तो किसी भी तरीके से अगर आप युद्ध की आशंका रोक सकें तो वो अपरोध कहलाता है। चाहे आप अपने आप को इकोनॉमिक रूप से मजबूत बना लीजिए, चाहे आप खूब शक्ति संतुलन कर लीजिए, चाहे आप कोई मैत्रीपूर्ण गठबंधन कर लीजिए, जिस तरीके से भी आप युद्ध की आशंका को रोकें वो अपरोध कहलाता है। युद्ध को सीमित या समाप्त करने का प्रयास रक्षा कहलाता है। परंपरागत धारणा में सैन्य खतरा सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा के लिए चुनौती मानी जाती है। तो जो सैन्य खतरा है वो सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। मैंने आपको शुरू में बता दिया परंपरागत धारणा के अंतर्गत। अब परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व की बात करें तो सबसे पहले इसमें शक्ति संतुलन आता है। मजबूत हमलावर या पड़ोसी देश के साथ हम क्या करते हैं, शक्ति संतुलन करते हैं, ताकि कोई अगर देश बहुत मजबूत है तो उसे ये गलतफहमी ना रहे कि हम जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जितना वो हथियार लाएगा उतना हम भी जुटाएंगे, ये किया जाता है। अपरोध यानी किसी तरीके से युद्ध की आशंका को कम करने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। इस अपरोध में आप एग्रेशन या आक्रामकता को भी रख सकते हैं कि हम इतने आक्रामक रहेंगे कि कोई युद्ध ही ना करे। आर्थिक और प्रौद्योगिकी, इसको कहते हैं इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल एडवांसमेंट, ये भी जरूरी है ना भाई। अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं रहेंगे तो आपको कौन पूछेगा। आज भारत और चीन में इतनी लड़ाई नहीं होती है क्योंकि चीन को पता है कि भारत का अर्थतंत्र मजबूत है, भारत के अंदर एक डिमांड है जिसकी सप्लाई हम कर सकते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था उस लायक है कि हम चाइना के साथ उसको इंगेज रखें। तो इसलिए चाइना सोचता है कि लड़ाई हो जाएगी तो नुकसान भी हो जाएगा। और टेक्निकल असिस्टेंट यानी प्रौद्योगिकी के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी यहाँ सैन्य कार्रवाइयाँ होती हैं, जितना आपका इंटेलिजेंस वाला पूरा मामला है, वो सब टेक्निकल और नए नए कंप्यूटर सिस्टम और रडार बेस्ड सारी चीज़ें टेक्निकल हैं। अगर वो तकनीकी एडवांसमेंट नहीं रहेगी तो क्या आप अपनी सुरक्षा रख पाएंगे। आज के ज़माने में एक नई सुरक्षा को खतरा है, क्या है, साइबर क्राइम, है ना। ये साइबर क्राइम यानी ऑनलाइन होने वाले जितने घोटाले घपले हैं या जो अपराध हैं वो भी नया एक अपराध बन गया है। तो उससे सुरक्षा के लिए आपको प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी चाहिए। आज आपके देश का डिफेंस सिस्टम हैक कर ले कोई, तो इसके लिए आपका टेक्निकल सिस्टम एडवांस होना चाहिए। तो ये एडवांसमेंट भी जो होता है वो परंपरागत सुरक्षा के अंदर आता है। गठबंधन यानी अलायंस, है ना, यानी आप क्या करें, आप ऐसे ग्रुप में रहे जिससे आप अपनी बातों को मनवा सकें, आपके ऊपर कोई दबाव ना बने। आप G20 का मेंबर बनिए, जैसे भारत SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। एक नया ग्रुप बना है क्वाड, जिसमें कौन कौन है, क्वाड आपने सुना होगा, क्वाड बना है क्वाड्रिलेटरल से, है ना, यानी एक तरह का चतुर्भुज बनाने का प्रयास किया गया है मैप पर। तो इसमें कौन है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अब ये क्या है, ये एक तरह से चीन को चुनौती देने के लिए ये ग्रुप काम कर रहा है, ताकि चीन को लगे कि ये चार देश एक साथ मिले हुए हैं। तो ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन भी क्या करेंगे, आपके सुरक्षा को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेंगे, आपकी सुरक्षा में आपको मदद प्रदान करेंगे। ये परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्वों के तहत आते हैं। ठीक से समझ में आ रहा होगा, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, चलिए अब पारंपरिक धारणा में बाहरी सुरक्षा एक इंपॉर्टेंट बात है और इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा जिसको आप क्या बोलेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी। अच्छा, इस इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत में किसके पास होती है, गृह मंत्रालय। ठीक, गृह मंत्रालय दो जगह होता है, एक केंद्र में और एक राज्य में। ठीक, तो केंद्र की जो एजेंसीज होती हैं जिससे ये सब कुछ करता है उसमें क्या क्या आ सकती हैं, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, ठीक है, ये क्या है, ये सब खुफिया विभाग हैं। इसके साथ साथ आपने सुना होगा जो पैरामिलिट्री फोर्स होती हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सारी फोर्सेस केंद्र सरकार के अंदर हैं और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय सुनिश्चित करता है कि आंतरिक सुरक्षा को भी क्या किया जाए, बचाया जाए। किस चीज से, कानून व्यवस्था जरूरी है। तो राज्यों के पास क्या होती है, राज्य के गृह मंत्रालय के पास होती है पुलिस। ठीक, इनके पास मुख्य क्या चीज है, पुलिस। आपने एक एटीएस सुना होगा, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, ठीक है, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, एंटी करप्शन ब्रांच, है ना। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये राज्यों के पास होती हैं। तो ये जो पूरा तंत्र है वो कोशिश करता है कि हमें आंतरिक सुरक्षा भी प्रोवाइड करे और ये पारंपरिक धारणा के अंतर्गत आती है, बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। जो ऐसे अलगाववाद की चुनौती, तो अलगाववाद के लिए क्या होता है, खासकर यहां पर आप उदाहरण देख सकते हैं, नक्सलवाद। ठीक है, तो अब इससे डील करने के लिए सीआरपीएफ को लगा दिया जाएगा, सीएसएफ को लगा दिया जाएगा, ये सारी चीजें आप देखते हैं, है ना। इसके अलावा आतंकवाद, आंतरिक युद्ध या गृह युद्ध, कभी कभी क्या होता है आंतरिक युद्ध भी हो जाता है, जो भी वो भी नक्सलवाद से संबंधित आप कह सकते हैं। देश के अंदर युद्ध हो जाएगा, समाज में या धर्मों के बीच में, या जैसे खालिस्तानी मूवमेंट आपने देखा था, गृह युद्ध, सिविल वॉर। तो ये सारी चीजों से निपटने के लिए ये गृह मंत्रालय देगा। साथ साथ जो डिफेंस होती है यानी रक्षा मंत्रालय होती है वो खासकर सैन्य खतरों से बचाती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत करती है, आर्मी या सेना लगानी पड़ती है। तो ये क्या है, ये भी पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणाएं के अंतर्गत हम देखते हैं। ठीक है, इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये गृह मंत्रालय का रोल बड़ा जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जब भी राज्यों में या कहीं पर पुलिस की बात आएगी, आप समझ लीजिएगा कि होम मिनिस्ट्री का ये पूरा काम चल रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए पारंपरिक सुरक्षा को खतरा हुआ और सैन्य खतरों से किसी देश को क्या किया गया, अगर हराया गया, तो क्या ऑप्शंस बचते हैं। या मान लीजिए नहीं, पारंपरिक सुरक्षा अगर आती है तो पारंपरिक सुरक्षा को कोई चैलेंज आता है, तो उस समय 3 कदम क्या हो सकते हैं। एक कदम तो होता है युद्ध में विजय, कोई खतरा बन रहा है, घुस के मारो। दूसरा दूसरे राष्ट्र की बात मान लेना। ठीक, यानी जो वो कह रहा है उसकी बात मान लीजिए। बेसिकली 2 बात है, एक तो युद्ध में विजय कर लीजिए, या जो वो कहे वो आपको मानना पड़ेगा। तो ये 2 कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, और 2 कंडीशंस बनती हैं। इनसे बचने के लिए या इस पारंपरिक तरीके क्या क्या होते हैं जिससे कि ये सुरक्षा की समस्या पैदा ही ना हो। तो एक, हिंसा के इस्तेमाल का यथासंभव सीमित इस्तेमाल होना चाहिए, यानी इसको आप कह सकते हैं नॉन एग्रेशन या नॉन वायलेंस, है ना। यानी हमें जरूरत ही नहीं कि हम किसी को छेड़े या इसको हिंसा करें। दूसरा, युद्ध आत्मरक्षा या जनसाधारण को रोकने के लिए हो, जनसाधारण के नुकसान को रोकने के लिए हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर हमें डिफेंस करना पड़े, हमें खुद की रक्षा करनी पड़े, उसी स्थिति में युद्ध हो, वरना युद्ध ना हो। और दोनों देशों के बीच एक ना एक सहयोग हो, ये इंपॉर्टेंट है ना, कोऑपरेशन। भाई देखिए, अगर आप देशों के साथ कोई ना कोई डील या कोऑपरेशन रखेंगे तो बहुत मुश्किल है कि युद्ध हो। जैसे भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता था, जब तक समझौता चलता रहा तब तक युद्ध नहीं हुआ, लेकिन जब पंचशील समझौते में दिक्कतें आई तो युद्ध का रूप ले लिया। तो अगर आप देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, आत्मरक्षा के लिए केवल युद्ध करना और हिंसा का इस्तेमाल ना करना, ये सब सुरक्षा के पारंपरिक तरीके हैं जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
और उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ये जो तरीका है जिससे हम सुरक्षा करेंगे, उपाय क्या है। मान लीजिए हिंसा होने लगी या सुरक्षा, या मान लीजिए युद्ध फिर भी रुकने की संभावना कम है, तो उपाय क्या है। तो एक तो है निशस्त्रीकरण, जिसको कहते हैं डिसआर्मामेंट, यानी जो भी दुनिया में हथियार हैं उन हथियारों को खत्म किया जाए। सब लोग ये मिलकर कहें कि भैया परमाणु अणु हथियार हैं, हम इन हथियारों को यूज नहीं करेंगे। तो सबसे एक तो ये काम किया जाए, इस पर मैं आगे बात करूंगा। अस्त्र नियंत्रण, यानी जो हम अस्त्र बना रहे हैं उस पर बहुत सारा कंट्रोल करें। उसमें दो कंट्रोल होगा, एक तो बनाने पे कंट्रोल करें, दूसरा अगर है तो उसको चलाने की अनुमति या यूज करने की एक बहुत स्ट्रांग पॉलिसी होनी चाहिए। और तीसरा विश्वास की बहाली, यानी जिन देशों में भी आपस में कमियां हैं उसको विश्वास बहाल किया। जैसे भारत पाकिस्तान में मान लीजिए कारगिल युद्ध हुआ, लेकिन बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर लाहौर तक बस लेके गए, लेकिन पीठ में छुरा उन्होंने तो घोंपा कई बार। तो ये विश्वास कैसे बनेगा जब दोनों देश एक दूसरे की चैलेंज, एक दूसरे के समझौतों को, एक दूसरे की शर्तों को हमेशा मानते रहेंगे, उसका सम्मान करते रहेंगे। तो ये दो तीन ऐसे चैलेंज। अच्छा, विश्वास की बहाली में पूरी दुनिया आती है, पूरी दुनिया एक दूसरे से विश्वास बहाल करे, सबको लगे कि नहीं नहीं ये अब कोई युद्ध नहीं करेगा, तभी तो लोग अपने हथियार छोड़ेंगे, निशस्त्रीकरण करेंगे। और ये विश्वास की बहाली केवल क्या है, केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं है, आंतरिक खतरों के लिए भी है। जैसे मान लीजिए किसी, आपने देखा होगा कई नॉर्थ ईस्ट ग्रुप के एक्सट्रीमिस्ट या अलगाववादियों ने भारत सरकार के साथ समझौता किया कि ठीक है हम हथियार छोड़ रहे हैं, आज के बाद से हम जो है ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास दिया कि आप मुख्य धारा में आइए, हम आपको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम आपके जीवन स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न अलग अलग अच्छे प्रयास करेंगे। तो जब विश्वास में बहाली होती है तो अपने आप जो है सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जब हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें निशस्त्रीकरण पर बहुत विशेष बात करेंगे कि पूरी दुनिया में डिसआर्मामेंट या निशस्त्रीकरण करने के लिए क्या महत्वपूर्ण राजनीति हुई है, क्या कदम उठाए गए हैं, उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। तो ये पारंपरिक धारणा सुरक्षा की थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन है तो अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। एक बात का और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इन सभी कोर्सेज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करना चाहें, हिंदी मीडियम की पढ़ाई करना चाहें, IIT JEE की करना चाहें, कंपटीशन की करना चाहें, आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से, एप्लीकेशन से या यूट्यूब से किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये सारी शिक्षा बिना किसी पैसे के, बिना कोई बाई किए, बिना कोई कूपन कोड लगाए 100% फ्री देख सकते हैं। और हमेशा किसी भी नए अपडेट के लिए हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, इस पे मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी की सारी जानकारियां हम निःशुल्क रूप से हमेशा प्रोवाइड करते रहें, आपको अपडेट्स देते रहें। आपको सिर्फ एक काम करना है, लाइक करिए, शेयर करिए, सभी लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए इसको बताइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेकर आएं। कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक निशस्त्रीकरण को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।